हेलो गाइस। आप सब कैसे हो? आई नो आप सब ठीक हो और ठंड के मज़े ले रहे हो। तो आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस नया नया कंटेंट ला सकूं जिससे आपको बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेट मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो बच्चे हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लार्ज है। अपने टाइम का ही बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, बहुत लंबे समय तक रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। ओके। तो जो मौर्य साम्राज्य, जो उसका टाइम पीरियड है वो रहा है 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक। ओके। तो जो हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इतना कुछ कैसे पता चला? बिकॉज इस समय में जो भी चीज़ें थी वो लिखित दस्तावेजों के साथ हमें मिली थी। लिखित चीज़ें मिली थी, हमें बुक्स मिली थी, बहुत सारे प्लेज ऐसे हैं जो मौर्य साम्राज्य को दर्शाते हैं। इसी वजह से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। तो जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें उसको कौटिल्य ने लिखी है और उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। बुक इंडिका है जो मेगिस्थनीज ने लिखी है, और जो प्ले है मुद्रा राक्षस है, प्ले का नाम, जो लिखी है विकास दत्त ने। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है। और अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत थोड़ी सी चीज़ें पता रहती है, क्योंकि वही चीज़ें जिसका हमें प्रमाण मिला है कि हाँ ये चीज़ इससे रिलेट करती है। कोई लिखित दस्तावेज हमें उस समय का नहीं मिला जैसे मौर्य साम्राज्य का मिला है। तो हम स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को मैंने 3 में डिवाइड किया है जिससे हमें समझने में बहुत ईजी होगा। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, देन चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे शासक बने, उसके बाद इनके बेटे शासक बने अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 321 बीसी से लेके 198 बीसी तक का है। और बिंदुसार का जो शासन काल है 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक का है। और जो अशोक का शासन काल है वो 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक का है। तो हम पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने ही धनानंद को खत्म किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ओके। और इनकी इन सब चीज़ों में सहायता किसने की थी? चाणक्य ने की थी, जो उस समय के सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक है। और उन्होंने अपनी अपनी ज्ञान से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया ताकि वो धनानंद को खत्म कर सके। और उसने उनके ज्ञान को प्राप्त करके उनके तरीके से धनानंद को खत्म किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो और चाणक्य को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया। तो चाणक्य को हम इन सारे नामों से जानते हैं। आपने ये नाम सुना भी होगा, तो आप कभी घबराइएगा मत कि ये नाम किसके हैं। ये सब चाणक्य के नाम हैं। ठीक है, कभी कभार हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सिकंदर का सैनिक तो जो था सेल्यूकस, जिसका नाम था सिकंदर, आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर है जिसका नाम, जो मैसेडोनिया का राजा रहा था और उसने बहुत सारे देशों को अपने अंडर में कर लिया था। तो जो सिकंदर का सैनिक था सेल्यूकस, उसकी जो लड़ाई हुई थी 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक लड़ाई हुई थी। ठीक है। तो उस लड़ाई के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। ओके। उसके बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे, जिन प्रांतों का नाम है गंधार, काबुल, हरात, बलूचिस्तान। और सेल्यूकस ने अपनी बेटी पुत्री का विवाह भी हेलेना के साथ कर दिया था। ठीक है, ताकि दोबारा से ये लड़ाई की संभावना ना हो, इसलिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसको 500 हाथी दान में दिए ताकि वो भी दोबारा से हमला ना करे। लड़ाई को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें करी। और 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य CGM चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन समिति का उद्घाटन किया, ऑर्गेनाइज्ड किया पाटलिपुत्र में, जिसको हम बोलते हैं, जिसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया।
जिसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, जो दिगंबर लोग थे उनका मानना ये था कि वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे, और जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद चीज़ों को त्यागते थे। उनको सफ़ेद शॉल हो, सफ़ेद खाना हो, सफ़ेद कुछ भी हो, वो उन चीज़ों को त्यागते थे और ये आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे। ओके, और जो इनके जो संत थे वो थे भद्रभाऊ, इनके संत थे, और इनके जो संत थे वो थे स्थूलभाऊ। ठीक है, ये याद रखिएगा। सूरदर्शन झील गुजरात के जूनागढ़ में, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है। जो सूरदर्शन झील है गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में है ये झील, और इस झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी को त्याग दिया था और सरवन बगोला जाके सल्लेखना मतलब मोक्ष प्राप्त करना, मतलब अन्न जल को त्याग देना और मोक्ष प्राप्त करने की ओर चल देना। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी को त्याग दिया और जाके सल्लेखना कर लेता है, मतलब मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है, अन्न जल को सब कुछ त्याग देता है, सन्यासी बन जाता है एक टाइप का। ठीक है, और किसके साथ वो जाता है? भद्र भाव के साथ जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? सरवन बेगोला में। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शासक आता है वो होता है बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक का रहा है। और जो हमें जो बिंदुसार है उसको एमिथ्रोचैटिस भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला, और बौद्ध साहित्य में इसको अमितज्ञात भी बोलते हैं। और इसके शासनकाल में अशोक को गवर्नर बनाया गया था तक्षशिला का। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में किसको गवर्नर बनाया गया? तो अशोक को गवर्नर बनाया गया था। बिंदुसार के बारे में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आता है अशोक। अशोक ने सबसे लंबे समय तक शासक किया अपने टाइम में, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जो इनका टाइम पीरियड है वो है 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक का। अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये राजा बना था। कितने? 99 भाइयों की हत्या की थी, तब जाके अशोक राजा बना था। और अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में 261 बीसी 9वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। जो कलिंग आज के समय कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, आज के समय कहाँ है? उड़ीसा में है। और इस युद्ध के प्रांत अशोक ने बौद्ध धर्म को बनाया था। देन ये एक युद्ध हुआ, उसके बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसी के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे, बहुत महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। बहुत ज़्यादा ज्ञान थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान थे। उनको अर्थशास्त्र और गणित के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इनके शासनकाल में देश ने विज्ञान व तकनीकी के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में भी काफ़ी तरक्की की थी। इनके टाइम में हर चीज़ में तरक्की ही तरक्की हो रही थी, क्योंकि जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और ये चाहते थे कि मेरा देश हमेशा तरक्की करता रहे। ये घोर मानवतावादी थे और दिन रात जनता की भलाई के लिए काम करते रहते थे। वह बौद्ध धर्म को इतना मानते थे कि 1000 ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद खुद अन्न ग्रहण करते थे। आप खुद देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा बौद्ध धर्म के लिए प्रेरणा रखते थे, उनको कितना ज़्यादा मानते थे। आज के टाइम में हर कोई भगवान को इतने तरीके से नहीं मानता, इतने रीति रिवाजों की तरह फॉलो नहीं करता, बट उस वक्त के लोग करते थे। तो जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अशोक कैसे थे। ओके, तो अब हम बात करते हैं 251 ईसा पूर्व में इसने तीसरी, मतलब अशोक ने तीसरी बौद्ध समिति करवाई थी। अब आपको याद आया
कि जो फर्स्ट बोध समिति थी वो किसने करवाई थी, मैंने वीडियो में बना रखा है। अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको पता चल जाए कि पहली और दूसरी बोध समिति किसने करवाई थी। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहली और दूसरी बोध समिति किसने करवाई थी। पहले मेरी वीडियो देखिए, देन मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि पहली और दूसरी बोध समिति किसने करवाई थी। तो और अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाए थे और शिलालेख लिखवाए थे। ओके, इन्होंने 7 स्तंभ लेख लिखवाए हैं और 14 शिलालेख लिखवाए हैं और ये 3 लिपि में लिखी गई। इन दोनों को 3 लिपि में लिखे गए हैं, वो है प्राकृतिक, अरमाइक, खरोष्टी। इन 3 लिपियों में अशोक के स्तंभलेख और शिलालेख को लिखा गया है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, अशोक के बारे में पता चलता है। इस टाइम हमें बहुत सारी लिखित दस्तावेज मिली थी। जो भी पहले के टाइम में क्या होता था कि हम इतना सोशल मीडिया से जुड़े नहीं थे, सोशल मीडिया था ही नहीं इनफैक्ट। तो पहले के टाइम में हमें रेडियो टेलीविज़न से पता चलता था। उससे भी पहले जो हमें खबरें मिलती थी वो इसी से मिलती थी कि जो चीज़ हुई है ये उसको शिलालेख और स्तंभलेख पे लिखवा देते थे। इसी वजह से हमें उस टाइम के बारे में पता चला कि कौन सा युद्ध हुआ, किस लिए हुआ, कौन सा शासक कैसा था। शिलालेख और स्तंभलेख के वजह से ही हमें पता चलता है। तो अशोक को देवाना प्रिय नाम से भी बुलाया जाता था। ओके, इनका नेम है। और तथा प्रियदर्शी नाम से भी बुलाया जाता था इनको। ये 2 इनके निक नेम है जो इनको बुलाया जाता थे। कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए याद करना इम्पोर्टेंट है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ ध्यान से वीडियो को देखिए और हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। अब जो अशोक के शिलालेख हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 में सबसे पहले उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ओके, अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को सिलान भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। वो इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को ही सिलान भेज दिया ताकि वो वहाँ पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और बौद्ध धर्म को अलग अलग जगहों पर फैला सके। ठीक है, बौद्ध धर्म श्रीलंका पहुंचा, थाईलैंड पहुंचा, चाइना पहुंचा। ऐसे करते करते वो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैला देना चाहते थे और फैल भी गया। काफ़ी सारी कंट्रीज बौद्ध धर्म को पूजती है, बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों के माध्यम से बौद्ध धर्म को फैलाने का प्रयास किया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। इसकी हत्या उसके अमात्य ने की थी। ठीक है, जो अंतिम शासक है वो अशोक नहीं है, वो है बृहद्रथ। संत धनवन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इनका पुत्र था बृहद्रथ और वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह भी बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। उसके अपने ही सेनापति अमात्य पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए राजवंश का उदय किया जिसे शुंग वंश कहते हैं। तो अब हम मौर्य साम्राज्य के बाद का पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आपको कैसा लगा वीडियो ये आप मुझे देख के बताइए और मुझे बताइए कि 2 बौद्ध समिति कब हुई थी, किसने करवाई थी, किसके शासन काल में हुई थी, मुझे कमेंट में बताएंगे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच।